ये बात साल 1998 की है। हाईवे से एक कार गुजर रही थी। उस कार को कुछ बदमाश रोक लेते हैं। बदमाशों ने कार को रोक लिया और ये जाने बिना कि आखिरकार कार किसकी रोकी जा रही है, उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। दोनों पति और पत्नी मौजूद होते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी, उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी, उनका सारा सामान वो लूट लेते हैं और लूट कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन दोनों को वहीं छोड़ जाते हैं और वो पैदल हो जाते हैं। मियाँ और बीवी परेशान होकर सीधे जाते हैं एसएसपी के पास और जाकर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कर्नल है। उसके साथ लूटपाट हुई, उसकी बीवी के गहने जेवर से जो भी सामान था वो सब कुछ लूट लिया गया है। जैसे एसएसपी ने ये बात सुनी, उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच पड़ताल देते हैं एक सब इंस्पेक्टर को। नाम होता है योगेंद्र भाटी। योगेंद्र भाटी ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जिसने लूटपाट की थी उसका नाम पहली बार सुर्खियों में आता है कि आखिरकार वो कौन है। नाम था ब्रजेश मावी। ब्रजेश मावी दरअसल वो रंगदारी लिया करता था और रंगदारी में जिसके लिए उसने फ़ोन कर दिया या फिर कोई मैसेज संदेश भिजवा दिया तो आखिरकार उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसकी बात को टाल दे। जितना पैसा उसे चाहिए था उतना पैसा उसे मिल जाया करता था। वो पैसे लेकर लोगों को मारता था, उनकी हत्याएं क्या करता था। एक तरह का वो शार्प शूटर भी होता है। आखिरकार उसका कद लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1992-93 के आसपास उसने अपने इस बदमाशी में करियर की शुरुआत की थी। ब्रजेश मावी जिसका नाम होता है और उसके बारे में जब और जानकारी जुटाई जाती है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का बेटा होता है। बाप का नाम राजेंद्र सिंह होता है। आखिरकार बाप एलआईयू के लिए काम किया करता था और जो बेटा होता है वो बाप की हर एक बातों को सीखता था कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस से कैसे बचा जाता है। उसे ये सब तरकीब आ चुकी थी और उसने जब अपना काम करना शुरू किया है तो उसका लगातार कद बढ़ता चला जाता है। आखिरकार एक तरफ तो उसके बाप का प्रमोशन हो रहा है, वो सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बन जाते हैं। इधर जो बेटा है वो बदमाशी में अपना लगातार कद बढ़ा रहा था और उसने फैसला कर लिया कि जो फिल्म की हीरोइन है माधुरी दीक्षित, देखने में बड़ी खूबसूरत है, इसका भी किडनैप किया जाएगा और उसकी किडनैप की उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा की जिला जेल से 17 जनवरी 2015 की शाम लगभग 3:35 के आसपास एक वायरलेस फ्लैश किया जाता है। पूरे ज़िले में सूचना दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके भारी पुलिस बल यहाँ भेज दीजिए, हमें बैकअप की ज़रूरत है। दरअसल बैरक नंबर 6 के अंदर गोलियाँ चल रही हैं। 10 मिनट से लगातार गोली चल रही थी, एक के बाद एक लगभग 10 गोलियां चल जाती हैं और इसी बीच में जो इस जिले की एसएसपी थी मंजिल सैनी अपनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये सूचना सही है नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, पूरी जानकारी जुटाने के लिए। और जैसे जैसे बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की सूचना मिल रही थी, वो डीआईजी हों या आईजी हों, वो भी मौके पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। जब वहां जाकर जेल में देखा जाता है तो 2 गैंग होते हैं, एक मावी गैंग होता है, दूसरा राजेश शर्मा उर्फ टोंटा गैंग होता है। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े से बात मारपीट तक और मारपीट से बात हत्या तक पहुंच जाती है। और यहां पर हथियार कैसे पहुंच जाता है, यही अपना आप में एक सवाल होता है कि लगातार गोलियां चली हैं। जब ये जानकारी जुटाई जाती है तो राजेश टोंटा नाम का जो व्यक्ति होता है, बदमाश होता है, उसके पैर में गोली लगी थी। और जो दूसरे गैंग का एक गुर्गा होता है, नाम उसका अक्षय सोलंकी उर्फ पिंटो होता है, उसको भी गोली लगी थी, वो भी मर चुका था। लेकिन जब उसके बारे में और जानकारी जुटाई जाती है कि अक्षय सोलंकी उर्फ पिंटो कौन है, कहां से है, किस मामले में इस जेल में आया है और मावी गैंग के लिए क्यों काम कर रहा था, इस तरह की जब जानकारी जुटाई जाती है तो वो रहने वाला होता है कासगंज जिले का एक जगह लगती है अमापुर, वहीं का वो रहने वाला होता है। आखिरकार उसके बारे में और जब तफ्तीश की जाती है तो वो एक लड़की जिसका नाम माया होता है, उससे बेपनाह मोहब्बत किया करता था। और वो लड़की आगरा की ताज एक इलाका लगता है और ताज इलाके में एक जो गांव है वहाँ के का रहने वाला जिसका सैमरी का ताल बताया जाता है, वहाँ की वो रहने वाली होती है। वो लड़का किराए पर रहता है, लड़की पास में रहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों साथ साथ रहना चाहते थे, ज़िंदगी आगे गुजारना चाहते थे। लेकिन लड़की के परिवार इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और यहीं से अक्षय ने फैसला लिया कि क्यों ना पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया जाए। और वो तारीख आती है 29-30 मार्च 2009 की रात। लड़की जो जिसका नाम माया होता है, माया ने अपने पिताजी को, अपनी माँ को, अपने भैया को और एक रिश्तेदार लड़की रंजना आई हुई थी, उनको खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया जाता है और अक्षय सोलंकी उर्फ पिंटो घर के अंदर प्रवेश करता है और कुल्हाड़ी से वो पूरे परिवार को मार देता है। पूरे परिवार में सिर्फ उस लड़की का भाई बचता है। उस भाई को तो मारा नहीं जाता, लेकिन उसके पिताजी को मार दिया जाता है, माया की माँ को मार दिया जाता है और घर में आई हुई एक रिश्तेदार को मार दिया जाता है। पुलिस ने इस अक्षय उर्फ पिंटो को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आगरा की जेल में भेज दिया। लेकिन वो जैसे जेल में जाता है तो वहां जाके गुटबाजी करना शुरू कर देता है, बदमाशों से संपर्क साधना शुरू कर देता है
और उसकी वजह से ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात यहाँ गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए। इसलिए आगरा की जेल से उस अक्षय सोलंकी उर्फ पिंटो को भेज दिया जाता है मथुरा की जेल में। लेकिन वो मथुरा की जेल में जब एंट्री करता है तो यहाँ आने के बाद भी पहले से ही बदमाशी वगैरह चल रही थी जेल के अंदर से ही। तो एक गैंग होता है मावी गैंग, उससे वो हाथ मिला लेता है, दोस्ती कर लेता है, लेकिन दोस्ती के चक्कर में उसकी हत्या हो जाती है, मारा जाता है। उधर जो राजेश टोंटा है उसके पैर में गोली लगी हुई थी, वो गंभीर रूप से घायल था और वो रहने वाला होता है हाथरस का। हाथरस में जो कोतवाली है उसके पीछे ही उसके पास में घर होता है। इसका भी अपना आप में एक बड़ा सिक्का चलता था, बदमाश, ठीक ठाक लेवल का बदमाश था और इस पर भी कई हत्याओं का आरोप था और कई मामले इस पर बड़े बड़े चल रहे थे। आखिरकार जब इसको बड़ी भारी सुरक्षा बल के साथ उसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए यहाँ से इसको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि आगरा के लिए रेफ़र कर दिया जा रहा है। और जैसे ही आगरा के लिए रेफ़र किया जाता है तो हाथरस से सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर जब घर वाले कहते हैं कि भाई हमें भी साथ जाना है, यानी कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुलिस की भी व्यवस्था की जाती है। पुलिस की गाड़ी साथ जाएगी ताकि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई आपराधिक वारदात हो जाए। पत्नी कहती है कि साहब मुझे भी इसी एम्बुलेंस के अंदर बिठा दो, लेकिन पुलिस वाले साफ इनकार कर देते हैं कि आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ हमारी ही टीम रहेगी, हम सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। गाड़ी अब मथुरा से आगरा के लिए जैसे चलती है तो एक टोल आने वाला है। टोल से पहले ही एक I-20 कार होती है और I-20 कार के अंदर लगभग 4 बदमाश होते हैं। ये जो तारीख थी 17 जनवरी 2015 की तारीख थी। बहुत ज़्यादा कोहरा था कि बहुत पास का भी देखना मुश्किल हो पा रहा था। एम्बुलेंस चला रहा था रिंकू नाम का एक ड्राइवर और अचानक से ही एक पत्थर आता है और जो फ्रंट वाला शीशा होता है उस पर आकर लग जाता है। जैसे शीशे पे पत्थर आकर लगता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पत्थर आके सीधा गाड़ी के अंदर गिरता है। इससे पहले कि वो उस पत्थर को संभालता या गाड़ी संभालता, गाड़ी को रोकना पड़ता है। हालांकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कोहरे की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, यानी कि एम्बुलेंस। इसी बीच में एक के बाद एक कई गोलियां चलती हैं। एक गोली उस जो बदमाश यानी कि राजेश शर्मा उर्फ टोंटा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है उसमें, क्योंकि इसको गोली लगी हुई थी पैर में। एक और गोली चलती है जो उसके यहाँ पर माथे पर आके लगती है, एक गोली चलती है उसके कनपट्टी पर आकर लगती है और एक गोली उसके सीने पे आके लगती है। 3 गोली मारी जाती हैं। चौथी गोली उसके पैर में पहले से लगी हुई थी और जब वो इत्मीनान कर लेते हैं कि वो मर चुका है राजेश शर्मा उर्फ टोंटा, उसके बाद फिर यहाँ से बदमाश जो थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस वाले पीछे खड़े हुए हैं, जो सुरक्षा में आए हुए थे उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, लेकिन पुलिस वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक गोली भी चला देते। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस वाले भी भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और जब इस बीच में गोली चल रही थी तो एक गोली जो इस एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसके भी हाथ में लग जाती है। हाथ में जाके गोली फंस जाती है। आखिरकार उससे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। तब उसने बताया कि किस तरह से वो गाड़ी पर आके एक पत्थर लगता है और किस तरह से बदमाश ने आके गोली चलाना शुरू कर दिया। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। एक तो जेल के अंदर गोली चली, उसके बाद फिर जो जेल में घायल हो जाता है बदमाश, उसको उपचार के लिए जब आगरा लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर भी गोली चल जाती है। तो आखिरकार जब ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि पूरे प्रदेश भर में इस बात की लेके चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर शासन कर क्या रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के होते हुए गोली चल रही है। तो इस मामले की अब आगे जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है। राजेश टोंटा के बारे में जब कहानी चलने लगती है कि कौन है तो क्या है, तो ये लगभग 1.5 दशक से इसका अपना एक सिक्का चल रहा था, चाहे रंगदारी वसूलना हो, क्या किसी का अपहरण करना हो या किसी की हत्या करना हो। इस तरह से 20 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे थे। ये इसके अपने दोस्त थे जिसमें बबलू गौतम, ब्रजेश मावी, राजेश टोंटा, ये तीनों मिलकर ही अपना काम किया करते थे। एक बार ये 2002 की बात है, भूपेंद्र सिंह नाम का एक वकील होता है जिसका कचहरी में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है और नाम आता है राजेश टोंटा का। और उस वक्त जब ये इसका नाम आता है तब जीआरपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद मथुरा की जेल में भेज दिया, यानी कि बाहर मर्डर होते हैं और ये पहले से जेल चला जाता है। ऐसे ही हरीश उर्फ कुल्लो पहलवान के नाम से इसका एक साथी होता है जो इसी की गैंग में काम किया करता था, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक होता है और इससे ठन जाती है राजेश टोंटा की। आखिरकार राजेश टोंटा ने उसको भी ठिकाने लगवा दिया। ऐसा बताया जाता है कि जब उसे ठिकाने लगाया जा रहा था तब राजेश टोंटा पलवल की जेल में जाकर सरेंडर कर देता है, वहाँ पहुँच जाता है जेल में किसी भी तरकीब से, जो भी एक तरकीब होती है। ऐसे ही गांग चोली का एक नीटू होता है, नीटू अलीगढ़ के एक गडराना में उसका भी मर्डर होता है। ये मर्डर भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था और इसमें भी राजेश टोंटा का नाम आता है। 1.5 दशक तक उनसे ऐसा चला था, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या फिर बिल्डर हो,
या फिर जो भी पैसे वाला होता था, राजेश टोटा ने अगर किसी के यहाँ खबर भिजवा दी तो फिर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आखिरकार उसकी बात को कोई टाल दे। तो राजेश टोटा का चैप्टर मथुरा से आगरा जाते हुए वहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसकी हत्या क्यों की गई, बस पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो हत्याकांड से जो मामला निकल के सामने आता है कि ब्रजेश मावी, जो उसका कभी किसी ज़माने में दोस्त हुआ करता था, बाद में उसकी दुश्मनी हो जाती है। दुश्मनी के बाद ही ब्रजेश मावी के साथियों ने कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन ब्रजेश मावी जो होता है वो सब इंस्पेक्टर का बेटा होता है। सब इंस्पेक्टर का बेटा होने के साथ साथ घर में पुलिस की सारी बातें होती थी, पुलिस कैसे अपना काम करती है, बदमाशों को कैसे पकड़ती है, LIU का जो मेन काम होता है वो सारी तरकीबें उसने अपने बाप से सीख ली थी। बताया जाता है कि जो उसके पिताजी होते हैं वो बहुत ही शरीफ और सज्जन व्यक्ति होते हैं पुलिस में रहते हुए, लेकिन उनका जो बेटा होता है उनका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। वो अव्वल नंबर का बदमाश हो जाता है और शुरुआत से ही उसने अपनी बदमाशी दिखाना शुरू कर दिया। अब चाहे डॉक्टर का अपहरण हो, मथुरा का एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर होता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि इसमें मामले में कुछ सीधे सीधे कनेक्टिविटी नहीं थी। इसमें एक CO साहब बताए जाते हैं कि चंगुल में फंस जाते हैं। लगभग 10 या 11 लाख रुपए के आसपास इनसे रंगदारी वसूली की गई थी। और इसमें ब्रजेश मावी का भी हाथ होता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े अधिकारी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये तो इसमें बच के निकल जाता है। आखिरकार दिल्ली में जाकर सरेंडर कर देता है। पुलिस इस मामले में बड़ी गहनता से जांच पड़ताल करती है। ऐसे ही एक कर्नल और उनकी बीवी का ये कार छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, ज्वेलरी होती है उसको छीन लेते हैं। हालांकि उस वक्त पहली बार पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद तब इसका चेहरा सामने आता है कि एक पुलिस वाले का बेटा है, अधिकारी का बेटा, और वो इस तरह के काम कर रहा है। ऐसे ही एक DGP के रिश्तेदार होते हैं, मथुरा के एक मशहूर डॉक्टर होते हैं, उनसे जाके पैसे की डिमांड कर बैठता है। और जैसे पैसे की डिमांड की जाती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने अपने DGP रिश्तेदार के पास फ़ोन किया और उनसे मदद मांगी कि देखो मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है। जब उत्तर प्रदेश के DGP का फ़ोन DIG के पास पहुंचता है और DIG ने SSP को किया और SSP ने फिर इस मामले की जांच पड़ताल कराना शुरू किया है, तो पता चलता है कि ब्रजेश मावी ही इस तरह का काम करा रहा था। आखिरकार उस डॉक्टर की किसी तरकीब से जान बच जाती है। लेकिन इसके काम करने का तरीका बड़ा अजीब ही था कि ये किसी भी एक डॉक्टर को पकड़ता था, उससे रंगदारी मांगता था या बिल्डर से मांगता था या व्यापारी से मांगा करता था, और उसको पकड़ने के बाद, उससे पैसे लेने के बाद वो कहता था कि तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो उसके बारे में बताओ। तो दुश्मन के बारे में पता निकाला जाता था, फिर वो बताता था कि मेरा फला दुश्मन है, तो उसके पास फिर से रंगदारी। इस तरह से उसने एक चैन बनाई हुई थी, एक के बाद एक पूरे शहर के जो मशहूर लोग थे उनसे वो पैसे मांगा करता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसकी बात को कोई टाल दे। ऐसे ही इसने एक प्लानिंग कर ली थी कि फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का उसको अपहरण करना है। जब योगेंद्र भाटी नाम के एक सब इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा था तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या प्लानिंग क्या नहीं, तब उसने बताया था कि मेरी ऐसी प्लानिंग है कि मैं माधुरी दीक्षित का अपहरण करना चाहता हूं, और उसके लिए कई बार कोशिश भी कर चुका था। वो मुंबई भी जाता है, वहां जाने के बाद उसका अपहरण की पूरी प्लानिंग भी करता है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देखिए कि आखिरकार ब्रजेश मावी ने उसको अपहरण करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन माधुरी दीक्षित तक उसकी पहुंच नहीं बन पाई। अगर पहुंच बन जाती तो शायद ये वहां भी उसको किडनैप कर लेता, और अगर माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस का अगर वो किडनैप कर सकता था तो जाहिर सी बात है फिर मुंबई में वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। उसमें तो वो कामयाब होता नहीं है। जैसे ही ये 3 साथी होते हैं, एक बबलू गौतम होता है, ब्रजेश मावी और राजेश टोटा, तीनों की अच्छी खासी दोस्ती थी, तीनों मिलके ही सब काम किया करते थे। लेकिन बबलू गौतम की जैसे ही हत्या हो जाती है तो इस बीच में ब्रजेश मावी और राजेश शर्मा उर्फ जो टोंटा होता है उनके आपस में बिगाड़ खाता हो जाता है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं राजेश शर्मा उर्फ टोंटा को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बबलू गौतम मर चुका है, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे मार दे या मेरी मुखबरी करे, कुछ इस तरह की बात थी। ऐसी एक तारीख आती है 10 सितंबर साल 2014 की ये बात है। प्रमोद चौधरी नाम का एक व्यक्ति होता है, साथ ही एक गोपाल यादव नाम का एक व्यक्ति होता है। ये अपने साथ ब्रजेश मावी को लेकर चले जाते हैं। हाथरस में जमीन का सौदा करना था और ये अपनी जमीन वगैरह कुछ पैसे का लेन देन कुछ करना था। इसी बीच में राजेश टोंटा को ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर ब्रजेश मावी भी आया हुआ है। उसने घेराबंदी की और तीनों का अपहरण कर लेता है। तीनों का अपहरण करने के बाद 3 दिन लगातार इनको वो एक ट्यूबवेल पर बंधक बना के रखता है, और इसी बीच में मौका मिल जाता है। मौका मिलने के बाद प्रमोद चौधरी और गोपाल यादव के ठीक सामने ये ब्रजेश मावी की हत्या कर देता है। और ब्रजेश मावी की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को खत्म कर देता है, जला देता है, यानी कि उसकी बॉडी कभी मिल ही नहीं पाती। और लगभग 3-4 दिन के बाद जब ये छूटते हैं प्रमोद चौधरी और गोपाल यादव, तब जाकर उसके परिवार वालों को, ये लोगों को पता चलता है कि अब ब्रजेश मावी का जो चैप्टर था हमेशा हमेशा के लिए राजेश टोंटा ने खत्म कर दिया है। अभी 5 महीने ही बीते थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसे जानकारी
मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है कि सीमा नाम की एक महिला होती है, उसने पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद जो उसकी गैंग के कुछ सदस्य मथुरा की जेल में बंद थे, उनसे जाकर मुलाकात करती हैं। मुलाकात करने के बाद पूरी प्लानिंग बनाते हैं कि भाई इस राजेश टोटा को रास्ते से हटाना है। इसके लिए एक सिपाही होता है जो मथुरा की जेल में, जिसका नाम होता है कैलाश गुप्ता। कैलाश गुप्ता की पोस्टिंग वहीं मथुरा की जेल में होती है और उसी के माध्यम से 1 लाख रुपए भिजवाए जाते हैं जेल के अंदर। साथ ही एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल, 12 कारतूस भिजवाए जाते हैं और वो अंदर जाकर दे देता है। लेकिन राजेश टोटा को भी पहले से ये एहसास था कि उस पर जरूर कुछ ना कुछ हमला होगा। तो जो खाने पीने के बर्तन थे, उन बर्तनों को उन्होंने ऐसा बनाया, हथियार का इस्तेमाल किया उनको, जैसे कि चम्मच थी, इसको चाकू जैसा रूप बना दिया, उनको धारदार रूप से बनाया। उसे पता था कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ। और वो तारीख आती है 17 जनवरी 2015 की तारीख, यानी कि ब्रजेश माबी के हत्याकांड से ठीक 5-6 महीने के बाद जब ये तारीख आती है, तो ये जैसे इन पर हमला करते हैं तो जो राजेश टोटा होता है ये भारी पड़ जाता है, इसका गैंग। और जो यहाँ पर दीपक वर्मा, दीपक मीणा, अक्षय सोलंकी, ये जैसे हमला करते हैं तो ये इनके पास जो बर्तन थे, उनकी जो चाकू या कोई धारदार हथियार बना दिए थे, तो उनसे हमला कर देते हैं और वो गोली चला नहीं पाते। उनकी ही पिस्तौल छीनने के बाद अक्षय की यहाँ पर मौत हो जाती है, अक्षय मारा जाता है। लेकिन एक गोली राजेश टोटा को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। इसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल आगे कर रही थी और रात में ही उसको हायर मेडिकल सेंटर जैसे रेफर किया गया, तो हाईवे पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्याकांड में ये पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो ब्रजेश माबी के साथी होते हैं, गोपाल यादव, राकेश चौधरी और राजकुमार, इस तरह के जो उनके साथी थे, उन्होंने हाईवे पे पहले से घेराबंदी कर ली थी। और घेराबंदी करने के बाद राजेश टोटा का भी हमेशा हमेशा के लिए उसका चैप्टर खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उधर ब्रजेश माबी का भी चैप्टर पहले 5-6 महीने पहले बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आज भी इन लोगों का नाम उस इलाके में बड़ा चर्चित रहता है, चलता है। और उनके जो गुर्गे हैं आज भी शायद जीवित हैं। वो अपना देर सवेर क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हालांकि सरकार में रहकर बहुत सारे बदमाशों की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि अगर उस पुलिस वाले का बेटा चाहता तो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था, लेकिन उसने बदमाशी का रास्ता चुना। और बदमाशी का जो कहते हैं कि कातिल का अंत तो सिर्फ कत्ल से ही होता है, तो उसका भी अंत कत्ल से ही हुआ। जाते जाते समर राज हैं और नेपाल के रहने वाले आयुष कुमार दास, आज इनका जन्मदिन है। समर राज को और आयुष कुमार दास को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजकुमार सिंह सैनी, साधना कुशवाहा, अर्चना चौधरी, ध्रुव कुमार, सुमन किरण वर्मा, ऋषिपाल सिंह, सुभाष चंद्र पटवारी, साहब सिंह सरदार, लालमन महतो, हिम्मत सिंह चौहान, भास्कर शर्मा, विक्की विक्रांत, तनु शर्मा, दुलीचंद कुशवाहा, सूफियान राव, अभिषेक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र, रिमी, प्रेमचंद कुमार, अर्जुन मीणा, सौरभ यादव, रोबिन कुमार, अमित त्यागी, कृष्णा प्रजापति, सरताज शेख, तारा बहादुर, सर्वेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।